यस स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर, हल्का सा सेकेंड ईयर का बेस लेंगे और हम मूव करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास के अंदर। जी, बीकॉम सेकेंड ईयर में अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट रहते हैं, एबीएसटी, ईएएफएम और बीएडीएम। मेरे फोन नंबर उससे पहले आपको बोर्ड पर दिख रहे हैं, 9983912345 फॉर कॉल एंड व्हाट्सएप बोथ। एंड सेकंड नंबर ओनली फॉर कॉलिंग के लिए है, जो कि 9983712345 है। यहाँ व्हाट्सएप हम यूज नहीं ले रहे हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग हम आपको ऑलरेडी दे देंगे, अभी यूट्यूब पे आ जाएगी, है ना। रिकॉर्डिंग चालू है। तो अपन ये तो फर्स्ट वाला नंबर आपके बहुत काम का रहेगा, ये नंबर आपकी मदद करेगा यूनिवर्सिटी की अपडेट्स, कॉलेज की अपडेट्स और एजुकेशन में हमारे पास क्या क्या नई इंफॉर्मेशन आ रही है उनके लिए बहुत मदद करेगा, और साथ ही साथ आपकी मदद करेगा व्हाट्सएप पर आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए भी। तो हम आज से व्हाट्सएप पर आपको कई क्वेश्चंस देना भी शुरू करेंगे, है ना। वो मेरे स्टेटस पे होंगे। वो क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस होंगे, जैसे आज का हम एक क्वेश्चन डाल रहे हैं हमारे व्हाट्सएप पे, व्हाट इज सिबिल स्कोर। व्हाट इज सिबिल स्कोर। आपको क्या करना है, कुछ नहीं, यूट्यूब पे सिविल स्कोर लिखना है और इसके बारे में नॉलेज लेनी है। 5-5 मिनट के तो 3-4 वीडियो या 10 मिनट के 3-4 वीडियो देख करके आने हैं। आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगे, आपके काम आएगा ये चीज लाइफ में। आप 4 जनों के बीच में खड़े होंगे तो आपकी नॉलेज बढ़ी हुई होगी, है ना। ऐसी छोटी छोटी सी बातें हम आपको क्रिएट करते हैं। होमवर्क देना हमारा काम है, वर्किंग करना आपका काम रहेगा। बात करते हैं हम आज की क्लास के ऊपर। एबीएसटी के अंदर हमारे पास 2 सब्जेक्ट रहेंगे, अकाउंट्स सॉरी इनकम टैक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ईएफएम में 2 सब्जेक्ट रहेंगे हमारे पास, बिजनेस सॉरी सब्जेक्ट के नाम ही मिसप्लेस हो रहे हैं मुझसे। अब सेकंड पेपर की बात कर लेते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स और कॉस्टिंग। बाकी अदर सब्जेक्ट आपके पास कंपनी लॉ है, आपके पास मैनेजमेंट है और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यस, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ही मैं भूल रहा था, यहाँ से यहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है। यहाँ पे ऊपर कंपनी लॉ आती है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ इस एरिया को। यहाँ पे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगी, यहाँ कंपनी लॉ और साथ में रहेगी आपके पास मैनेजमेंट। जो थियोरेटिकल बुक्स हैं इनके गेस्ट पेपर्स आएंगे, इन तीनों के नहीं, गेस्ट पेपर तो सबके आएंगे। 15 दिसंबर को हमारे गेस्ट पेपर लगभग लॉन्च हो जाते हैं, जिन गेस्ट पेपर की एक सॉल्यूशन बुक आपको लेनी पड़ती है। उस सॉल्यूशन बुक के साथ इन सभी गेस्ट पेपर्स के वीडियोस क्लासेस भी आपके पास अवेलेबल रहेंगे, आप सभी के लिए कॉम्प्लीमेंट्री अवेलेबल रहेंगे, उनका अलग से कोई चार्ज नहीं है। तो 15 दिसंबर के आसपास गैस पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट है। सॉल्यूशन बुक इसको लेनी है वो ले सकता है, मार्केट में भी अवेलेबल रहती है, हमारे रिसेप्शन पे भी अवेलेबल रहती है। ये एक बात हुई अपने पास 6 के 6 सब्जेक्ट की, जिसमें मेन फोकस रहेगा हमारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट में मदद करेंगी चीज। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, टैक्स की, कॉस्टिंग की और एफएम की अलग अलग क्लासेस आपके पास अवेलेबल रहेंगी। सारी क्लासेस ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में रहेंगी, एप्लीकेशन पर भी आएंगे और यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। बात करता हूँ मैं सब्जेक्ट्स की, और इन सब्जेक्ट्स में सबसे मेन और कोर सब्जेक्ट हमारे पास आ जा रहे हैं, टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, इनकम टैक्स वाली क्लास रहेगी, यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी मैं इन सबके ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं इतना सा बोलना चाहूंगा कि सेकेंड ईयर में अकाउंट्स नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स 11th क्लास, 12th क्लास और फर्स्ट ईयर पे खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पूरी क्लास में कहीं कभी डेबिट क्रेडिट नहीं आएगा, कोई जर्नल नहीं आएगी, कोई लेजर नहीं आएगी, कोई ट्रायल बैलेंस नहीं आएगा, कोई फाइनल अकाउंट्स नहीं आएगा, किसी तरह की एंट्रीज नहीं आएंगी पूरे सेकंड ईयर के अंदर। मैं हल्का सा एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों, बिजनेस के 3 रूप होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल व्यापार। एक होता है पार्टनरशिप, साझेदारी। और एक होती है कंपनी, जिसको आप कॉर्पोरेट भी बोलते हो। 3 तरह के रूप होते हैं जनरली। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, अकाउंट्स हमने 11th क्लास में पढ़ी थी। 11th में याद दिलाना चाहूंगा, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। ये सारे चैप्टर आपके पास सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग थी, कि एक बिजनेसमैन अकेला काम कर रहा है, वो बही खाते कैसे मेंटेन करेगा। पार्टनरशिप आपने पढ़ी 12th क्लास में, और पूरी पार्टनरशिप 0 से एंड तक पूरी खत्म हो गई थी 12th क्लास के अंदर। याद दिलाता हूं आपको, 12th क्लास में आपने पढ़ा एडमिशन, सॉरी इंट्रोडक्शन, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
और डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाती थी, है ना। तो पार्टनरशिप पूरी पड़ी 12th में, कंपनी थोड़ी सी पड़ी 12th में, बाकी की बच्ची कुछ फर्स्ट ईयर की क्लासेस में थी, पड़ी नहीं। अगर कंपनी की बात करें तो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, अमलगमेशन, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स, वो सब आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आ जाते हैं और थोड़ा बहुत 12th में आ जाते हैं। कंपनी भी खत्म। अब सेकंड ईयर में क्या आएगा? अकाउंट्स खत्म हो चुकी है, अकाउंट्स की ब्रांचेस आएंगी, उसमें इनकम टैक्स आएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग आएगी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगी। हमारी आज की क्लास फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे है, तो मैं सारी बात फाइनेंशियल मैनेजमेंट की करूंगा। इन सब बातों को साइड हटा देते हैं। हमें बुक्स कौन कौन सी चाहिए, ये एक आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। नई चाहिए या पुरानी चाहिए, ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। कौन से ऑथर्स की चाहिए, ये आपके माइंड में क्वेश्चन होगा। पर समय की शॉर्टेज को देखते हुए हम इन सब बातों को अभी दरकिनार कर रहे हैं और इसके लिए मैं आपको सिंगल सॉल्यूशन देता हूं। मेरा फोन नंबर 9983912345 पे आप मुझे कॉल करें या व्हाट्सएप करें। मेरे से डायरेक्ट बात करनी है, शाम को 6 बजे बाद कॉल करें, मेरे से डायरेक्ट बात होती है। व्हाट्सएप आप करें, व्हाट्सएप पर रिप्लाई दिन में रिसेप्शन दे देता है या मैं भी देता हूँ, और शाम को मैं ही देता हूँ व्हाट्सएप की रिप्लाई। तो आप कॉल और व्हाट्सएप दोनों कर सकते हैं इस नंबर पे। आपकी सारी समस्याओं के जवाब मेरे पास यहाँ पर रहेंगे। मार्कशीट्स को लेकर इशू आते हैं, रिजल्ट्स को लेकर के इश्यूज आते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्फॉर्मेशन को लेकर के इश्यूज आते हैं। आपको इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी नहीं देती, मैं देता हूँ, है ना। तो सब आपको मिल जाएंगे। चलिए, ये सब बातें वहां पे डिस्कस करेंगे। अभी बात करते हैं हमारे सब्जेक्ट EAFM का सेकेंड सब्जेक्ट, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंध के मूल तत्व। पर शॉर्ट में हम इसे FM बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बुक कहती है पैसे से पैसा बनता है। हमें बुक कौन सी अप्लाई करनी है ये भी बोल देता हूँ। हमें बुक लेनी है MR अग्रवाल, इसको गरिमा पब्लिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि मार्केट में अग्रवाल के नाम से बहुत सारी बुक आती हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। पर गरिमा पब्लिकेशन आपको यही बुक मिलेगी और बुक बेस्ट है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करूं पैसे से पैसा बनता है, पैसे को मैनेज कैसे करें। आपने पैसा कभी कमाया नहीं तो उसे मैनेज करना भी ढंग से नहीं आता है। किस तरीके से इस पैसे से पैसा बनाएं और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें, इस पैसे को वेस्ट ना होने दे, डेप्रिशिएबल असेट्स की जगह एप्रिशिएबल असेट में पैसा लगे। हमें इस पे वर्कआउट करना है, समझना है। क्या ये बुक प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगी? जी हाँ। आज से सेकंड ईयर से पहले जितना भी पढ़ा, कभी भी प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम आने वाला नहीं पड़ा, लेकिन सेकंड ईयर में जितना भी पढ़ते हो सब प्रैक्टिकल लाइफ में काम आता है। चाहे टैक्स पढ़ रहे हो, चाहे कॉस्टिंग पढ़ रहे हो, चाहे FM पढ़ रहे हो। असेट खरीदनी है नहीं खरीदनी, खरीदनी है तो कौन सी खरीदे, प्रैक्टिकल लाइफ का काम है। पैसा अरेंज करना है, कहाँ से अरेंज करें, प्रैक्टिकल लाइफ का काम है। टैक्स जमा कराना है, टैक्स जमा की कैलकुलेशन कैसे होगी, प्रैक्टिकल लाइफ का काम है। टैक्स बचाना है, बचाएं कैसे, प्रैक्टिकल लाइफ का काम है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनके जवाब पूरी सेकंड ईयर आपको देती है, और वो सब क्वेश्चंस आपकी लाइफ में काम आने वाले हैं। तो बच्चे पापा जी के साथ दुकान पे जाते हैं, उनके तो काम भी आने लग गए। इवन अभी आप दुकान पे अगर नहीं जाते पापा जी के साथ, या बिजनेस पे नहीं जाते, जॉब पे नहीं जाते हो, तो भी आपकी लाइफ में सब काम आएंगी। समय अनुसार सब चीजें चली जाती हैं। शुरू करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक की पूरे सिलेबस को हमने 5 यूनिट्स में तोड़ा हुआ है। कौन सी यूनिट में कौन सा चैप्टर है और वो कितना स्टार है, ट्रिपल स्टार है, डबल स्टार है, सिंगल स्टार है, 5 स्टार है। जितने ज्यादा स्टार उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमने एक शीट बना रखी है, वो शीट को हम बोलते हैं स्टार रेटिंग। क्या बोलते हैं? स्टार रेटिंग दे दो। तो आप प्लीज मेरे व्हाट्सएप नंबर, मैंने अभी नंबर बताया था, फिर लिख देता हूँ एक बार बोर्ड पे, 9983912345। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से डिमांड कर लीजिए कि सर सेकंड ईयर की स्टार रेटिंग भेज दीजिए। मैं टैक्स की, कॉस्टिंग की और FM की तीनों की स्टार रेटिंग आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये स्टार रेटिंग हमारे मार्क्स बढ़ाने में हमारी मदद करती है, मतलब आपको बताती है किस तरीके से हम तैयारी करें और किस तरह से स्कोरिंग करें। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे मार्क्स हमें के हिसाब से बढ़ते नहीं, वो करते रहते, सब चलता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मेरी टेंशन है मार्क्स कैसे बढ़ा रहे हैं, बस मेरी रिक्वायरमेंट रहेगी क्लास में डेली आए और संडे को टेस्ट अधिक से अधिक मात्रा में दे। टेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में रहेगा। चलिए करें शुरुआत। राइट नाउ हम शुरुआत करेंगे चैप्टर डिविडेंड पॉलिसी से। डिविडेंड पॉलिसी हो सकता है आपकी बुक में आगे पीछे हो, हर बुक में अलग अलग रहता है। डोंट ओपन प्लीज, बुक्स ओपन नहीं करनी है, बुक्स ओपन नहीं करनी है। अभी सुनिएगा मेरी बात को। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर हो सकता है बहुत नीचे हो,
कई बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं पहली क्लास है तो साहब ऊपर ऊपर से पहले चैप्टर से पढ़ाएंगे। जी नहीं, शुरुआती चैप्टर बोरिंग होते हैं। और एफएम की पूरी बुक के अंदर हर चैप्टर कपिल शर्मा के शो की तरह है, आप उस चैप्टर को पढ़ लीजिए, पिछला चैप्टर पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अगर मैं 9th चैप्टर पढ़ना चाहूं तो 1 से 8 तक के चैप्टर पढ़ने की कोई नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट 9th चैप्टर से शुरुआत कर सकता हूं, मैं डायरेक्ट 12th चैप्टर से शुरुआत कर सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि हर चैप्टर कपिल शर्मा के शो की तरह है, पिछला शो देखने की नीड नहीं पड़ती। अगर हमने पिछला शो नहीं देखा तो भी नया वाला शो पूरा समझ में आएगा, क्योंकि उसका कोई पिछले शो से लिंक होता ही नहीं है। यानी हर चैप्टर अपने आप में एक इंडिविजुअल चैप्टर है, किसी से कोई जुड़ाव है ही नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी मैं अपने हिसाब से शुरू कर रहा हूँ डिविडेंड पॉलिसी। बुक्स ओपन नहीं करनी है। डिविडेंड पॉलिसी, लाभांश नीति, चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डबल स्टार, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बोला मैंने, इंपॉर्टेंट बोला है। चैप्टर प्रैक्टिकल है या थ्योरी? सर प्रैक्टिकल चैप्टर है। हमारी बुक की कौन सी यूनिट में है? यूनिट नंबर 5 में है। हमारी बुक की यूनिट नंबर 5 में लाएगा। चैप्टर कहता क्या है? डिविडेंड कंपनी को बांटना चाहिए या नहीं? पहला क्वेश्चन का रिप्लाई, बांटे या ना बांटे? बांटे तो कितना बांटे, इस क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा। मैं अगर आपकी लैंग्वेज में बात करूं तो आप सभी को, अगर बात करूं तो आप सभी को पॉकेट मनी अपने घर से किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती, किसी को बहुत ज्यादा मिलती है और किसी को कहते हैं भैया अपने हिसाब से अपना कमाओ और अपना देख लो। क्या आप सभी के घर में, आप सभी के घर में मैं बात करूं, क्या आप सभी के घर में एक जैसी पॉकेट मनी आपको दी जाती है? कि नहीं? हो सकता है एक किसी घर में ऐसा सिस्टम हो कि बेटा जो कमाते हो तेरे लिए तो एटीएम कार्ड पकड़, तेरे को जितने खर्च करने को कर लेना। किसी घर में हो कि 1 रुपया नहीं मिलेगा, अपना कमाओ अपना खर्चा करो। किसी घर में 1000 रुपए फिक्स किए हुए घर वालों ने, किसी ने 2000 रुपए फिक्स किए, किसी के 5000 रुपए फिक्स किए हुए हैं। किसी घर में कोई फिक्स नहीं करेगा, बच्चा जितना खर्च करना हो तब मांग के ले जा जब चाहिए हो, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं करेगा। किसी के हिसाब लिए जाते हो और पैसे दिए जाते हो, किसी के पैसे दिए ही नहीं जाते हो। सबका घर की अपनी अपनी अलग अलग कहानी है। सर ये किस चीज पर डिपेंड करता है? बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली बात, हमारे घर वालों की कमाई कैसी है। दूसरा, हमारे घर वालों का नेचर कैसा है। तीसरा, हमारा नेचर कैसा है, हम पैसे उड़ाने वाले तो नहीं है कहीं। बहुत सारी बातें मैटर करती हैं कितनी पॉकेट मनी हमें मिलने वाली है उसके ऊपर। सेम ऐसे एक कंपनी भी डिविडेंड बांटे या ना बांटे अपने शेयर होल्डर्स को, एक कंपनी है, इस कंपनी ने बहुत सारा पैसा कमा लिया, अर्न कर लिया। अब ये शेयर होल्डर्स है बाहर मार्केट में, इनको कितना डिविडेंड देना है? डिविडेंड देना है या नहीं देना है? डिविडेंड देना है या नहीं देना है? अगर डिविडेंड देना है तो कितना देना है, नहीं देना तो क्यों नहीं देना? शेयर होल्डर्स को क्या रिप्लाई दोगे? भाई मैं एक कंपनी हूं, आप मेरे शेयर होल्डर हैं, तो आप पैसा लगाने के बदले में कमाना भी तो चाहेंगे। लेकिन मैं एक कंपनी हूं, मैंने मना कर दिया इस बार डिविडेंड नहीं मिलेगा, और आप अपनी इच्छा से अपना डिविडेंड छोड़ जाएं। आप अपनी इच्छा से अपना डिविडेंड छोड़ जाएं, बोले कंपनी हमें नहीं चाहिए डिविडेंड। आप कुछ ऐसा मैं आपके ऊपर लालच दूं कि आप रियल में डिविडेंड छोड़ जाओ, बोले नहीं चाहिए तुम्हारा डिविडेंड रख लो, उत्तरी आप हैप्पी हैप्पी अपना डिविडेंड छोड़ जाए, कितनी बढ़िया बात होगी मेरे लिए। तो डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर ये कहता है कि अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दो या मत दो, पहले डिसाइड करो। कई बार देना अच्छा होगा, कई बार नहीं देना अच्छा होगा। और जब नहीं देना अच्छा हो तब शेयर होल्डर को डिमांड भी नहीं हो, शेयर होल्डर का कोई बात नहीं, कंपनी नहीं दे रही, हमें भी नहीं चाहिए, रख लो वैसे। कई बार ऐसा होता है हमारे साथ, मम्मा पापा हमें पॉकेट मनी देते हैं, नहीं कई बार नहीं भी देते, और हम राजी खुशी 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 कहते हैं मम्मी पापा कोई बात नहीं अभी मत दो, हमें नहीं चाहिए पैसा। हम उनकी सिचुएशन देख सकते हैं, शायद कोई अपॉर्चुनिटी हो देख सकते हैं, यार हमें 1000 रुपए देंगे, हम उस 1000 रुपए क्या करेंगे, कैफे जाएंगे, 1000 रुपए कम पड़ जाएंगे। नहीं मम्मा पापा क्या 1000 रुपए कहीं काम ज्यादा आने वाले, तो हम छोड़ भी सकते हैं। शेयर होल्डर भी अपनी कंपनी के केस में पैसा छोड़ सकता है, बोले डिविडेंड नहीं चाहिए। पर ऐसा क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, इसके ऊपर सारी बात की जाएगी इस चैप्टर के अंदर। डिविडेंड पॉलिसी एक चैप्टर है जो बताएगा कि डिविडेंड देना है या नहीं देना, और अगर देना है तो हाउ मच, कितना देना चाहिए, इसके बारे में बात की जाएगी। और निकाली जाएगी वैल्यू ऑफ द शेयर, वैल्यू ऑफ द शेयर निकालनी है आपको, शेयर की प्राइस निकालनी है। सर शेयर की प्राइस क्यों निकालनी है, इस चैप्टर में बात करूंगा। आइए एक स्टोरी सुनाता हूं आपको।
ध्यान सुनिएगा। एक शेयर होल्डर है, एक मिनट, शेयर होल्डर से पहले कंपनी के बारे में बात करेंगे बच्चों। कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। एक कंपनी ग्रोथ कंपनी, ग्रोथ जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करती। एक कंपनी डिक्लाइन कंपनी, जो गोइंग डाउन है, यानी खत्म हो रही है ना, बर्बाद हुए जा रही है, हुए जा रही है, हुए जा रही है, पता नहीं कब खत्म हो जाए। एक होती कांस्टेंट, स्थिर, यानी ये कंपनी स्टेबल है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, यानी कंपनी एक लेवल पे टिकी हुई है। फोकस प्लीज। ग्रोथ कंपनी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगी, डिक्लाइन कंपनी खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति के अंदर किस कंपनी को डिविडेंड बांटना चाहिए और किस कंपनी को नहीं? आपकी ओपिनियन बताएं, ग्रोथ कंपनी को डिविडेंड बांटना चाहिए, डिक्लाइन कंपनी को बांटना चाहिए? आप क्या कहना चाहेंगे? पैसा कौन सी कंपनी को बांटना चाहिए? ग्रोथ वाली बांटेगी या डिक्लाइन वाली बांटेगी? ग्रोथ या डिक्लाइन? जनरली रिप्लाई ग्रोथ आता है। अगर आप बच्चों ने मेरे से पढ़ा हुआ है तो बोलेंगे डिक्लाइन, क्योंकि यहाँ पे कुछ झोल है। आइए, जनरल रिप्लाई बच्चों का आता है, सर ग्रोथ कंपनी डिविडेंड बांटेगी क्योंकि इसके पास पैसा है, डिक्लाइन कंपनी खुद ही बर्बाद है, क्या पैसे बांटेगी? एक कॉमन सेंस तो यही कहता है, लेकिन बात कुछ अलग है। आइए वो बात समझनी हम यहाँ आए हैं, समझते हैं इस क्लास के अंदर कि ग्रोथ कंपनी को डिविडेंड बांटना चाहिए या डिक्लाइन कंपनी को। समझते हैं। एक कंपनी है जिसका शेयर मैंने खरीदा 100 रुपए का। कंपनी साल के एंड में मुझे डिविडेंड ऑफर कर रही है 5 रुपए ले लो। कितने रुपए? 5 रुपए ले लो। मैंने मैंने मेरे पास 2 ऑप्शन है, 5 रुपए मैं ले या छोड़ दूं। कंपनी वाले ने मुझे ऑफर दिया, आपको हम डिविडेंड बांट रहे हैं, 5 रुपीज का डिविडेंड ले लीजिए, लेकिन एक ऑप्शन है, आप ये अगर डिविडेंड नहीं लेते हैं, कंपनी कौन सी थी? ग्रोथ कंपनी थी। लेकिन अगर आप ये डिविडेंड नहीं लेते हैं तो हम इस डिविडेंड को कंपनी में री इन्वेस्ट कर देंगे। री इन्वेस्ट मतलब आपके 100 रुपए की कैपिटल 105 रुपए की बन जाएगी, और इस 105 रुपए से हम 6 महीने तक ग्रोथ करेंगे हमारी कंपनी की, क्योंकि 105 आपके, 5 आपके, 5 आपके, 5 आपके, बहुत सारे उनके 5-5 इकट्ठे होंगे, और उस पैसे से हम नया एक्सपांशन प्रोग्राम लाएंगे, नए प्रोडक्ट लाइन लाएंगे, नए एरिया में काम करेंगे। पहले हम साउथ में काम नहीं करते, अब साउथ में भी काम करेंगे। पहले हम फॉरेन कंट्रीज में काम नहीं करते, अब फॉरेन कंट्रीज में भी काम करेंगे, और आपके कैपिटल को जो 105 रुपए का शेयर है उसको 180 का बना देंगे। देखा? 180 का फिगर चेंज करता हूं मैं, 160 कर लेता हूं। अब ठीक है, जो आपका 105 रुपए की कैपिटल थी वो 160 की बना देंगे। तो आज आप 5 रुपए लेना पसंद करेंगे या 6 महीने बाद 160? 6 महीने बाद 160, यानी आप अपना डिविडेंड खुद अपनी इच्छा से छोड़ दोगे ना? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, बोले 5 रुपए दो खा गई कंपनी, ऐसा तो नहीं होगा ना? आप खुद छोड़ रहे हो कि कोई बात नहीं आप रख लो, क्योंकि आप जानते हो आपके पास अगर 5 रुपए आए तो रेवेन्यू बन जाएंगे, रेवेन्यू बन जाएंगे, रेवेन्यू बन जाएंगे, रेवेन्यू मतलब खर्च हो जाएंगे छुटमुट में, क्या आएगा बाद में? लेकिन आपको 6 महीने बाद 160 मिले तो 5 की जगह 160 एक बड़ा अमाउंट आया, ह्यूज अमाउंट आएगा, और ह्यूज अमाउंट से हम कोई बड़ी एसेट्स खरीद पाएंगे। कोई कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, कोई बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, कोई बड़ी चीज लेकर के आ गए, तो 160 रुपए को ज्यादा काम आने वाले हैं रादर देन 5 रुपीज। ठीक है ना? मेरे ये तो थी ग्रोथ कंपनी याद, यानी ग्रोथ कंपनी में आप डिविडेंड ले रहे हो या छोड़ रहे हो? रिप्लाई प्लीज। आप ये 5 रुपीज कंपनी से ले रहे हो या छोड़ रहे हो? छोड़ रहे हो, क्योंकि कंपनी आपको उस पैसे पे पैसा कमा करके देगी। ठीक है, डिक्लाइन कंपनी की बात करें, मैंने 100 रुपए का एक शेयर खरीदा, कंपनी वाले कह रहे हैं 5 रुपए डिविडेंड ले लो, और डिविडेंड लेते वक्त कहा आप चाहो तो हमारी स्थिति देखिए 5 रुपए छोड़ भी सकते हो। डिक्लाइन है ना? आप चाहो तो हमारी स्थिति देखिए 5 रुपए हमारे पास छोड़ भी सकते हो। मैंने कहा हमको क्या फायदा होगा? बोले फायदा तो क्या होगा, जो 105 रुपए की कैपिटल है हम 6 महीने बाद 80 की बना देंगे। ये क्या कर रहे हो? बोले डिक्लाइन है हमारी, क्या हालत खराब है, कृपया थोड़ा सा हमें मदद करें। मैंने कहा भाई रहने दे, ये 100 भी निकालूंगा मैं तो तेरे से, पहले तो 5 आने दे। क्या ये 5 रुपीज छोड़ोगे क्या इस कंपनी के पास? छोड़ोगे क्या? नहीं। बोले पहले तो 5 आने दे, उसके बाद थोड़ी देर बाद 100 को भी वहां से विड्रॉ कर लिया जाएगा, यानी लूट सको जितना लूट लो, क्योंकि ये खुद मरती हुई कंपनी। तीन हल्का सा उल्टा बना। अभी थोड़ी देर पहले हम समझ रहे थे कि डिविडेंड किससे लेना चाहिए? ग्रोथ कंपनी कमा रही है इसलिए डिविडेंड ले लो, और डिक्लाइन डूबी हुई तो उसके पास से तो पैसा है नहीं, कहां से लेंगे? लेकिन सीन रियल में उल्टा है, कमा रही है उस कंपनी का छोड़ दो, क्योंकि वो पैसे से पैसा बना करके देगी, और डूबी हुए जहाज से दो, जितना लूट सको उतना लूट लो, क्योंकि खुद ही डूबने वाला। क्या ये पिक्चर समझ में आ रही है क्या हल्की सी?
यानी आपकी मेंटेलिटी को बदला जा रहा है, यहाँ पर सोच को चेंज कर रहे हैं। एक मैं अनदर एग्जांपल और लेता हूँ। हमारी गली में एक फैमिली थी, गुप्ता जी और गुप्ता जी, यानी गुप्ता जी। गुप्ता जी के बेटे ने केबीसी में क्वेश्चन खेला, क्वेश्चन का रिप्लाई दिया, रिप्लाई सही हो गया। अमिताभ बच्चन जी का फोन आया, बोले सर आप 1 लाख रुपए जीत चुके हैं, आपका जवाब बिल्कुल सही है, क्या दूसरा क्वेश्चन सुनना चाहेंगे? बोले नहीं 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 भाई रहने दे, दूसरे कंडीशन पे, दूसरे क्वेश्चन में तो कंडीशन लगा रखी है उन्होंने। अमिताभ जी ने क्या कंडीशन लगा रखी है? दूसरा क्वेश्चन सही हुआ तो 1 लाख की जगह 2 लाख, और गलत हुआ तो वो 1 लाख भी गए। मन का रहने दे, 1 लाख में तो बहुत अपना डेवलपमेंट हो जाएगा, है ना। अपन ने कहा अमित जी आने दो, अपने तो 1 लाख रुपए। अमित जी से 1 लाख रुपए आ गए। गुप्ता जी का बेटे ने अपने पिताजी को बोला कि पापा जी मैंने केबीसी से 1 लाख रुपए जीते हैं, बताओ मैं क्या करूं? पापा ने कहा बेटा बता तू क्या करना चाहता है? बेटे ने बोला मैं इस जगह इस जगह इस जगह इन्वेस्ट करूंगा पैसे को और इससे रिटर्न कमाऊंगा। तो पापा जी ने कहा एक काम कर, क्योंकि गुप्ता जी है ना, यानी कौन सी फॉर्म हुई गई? जी फॉर गुप्ता जी, जी फॉर ग्रोथ, जी फॉर ग्रोथ। गुप्ता जी कैसे हो गए? ग्रोथ हो गए। और गुप्ता जी ने कहा कि बेटा तू कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है? बेटे ने कहा मैं इस जगह इन्वेस्ट करूंगा और इससे इंटरेस्ट कमाऊंगा इतना इतना इतना। बोले बेटा देख तू कमाएगा 10% की रेट से और रिस्क करेगा, मेरे को सालों हो गए हैं मैं यही करता आया हूँ, तो ये पैसे 1 लाख रुपए मुझे दे दे, मैं तेरे से ज्यादा कमा करके तेरे को दे दूंगा। तूने कहा तू 10% कमाएगा, मैं तेरे को 15% 18% कमा के दूंगा, पैसा मेरे को दे दे एक बार, है ना। बेटे ने पिताजी को पैसा दे दिया और अच्छा खासा कमा लिया। भाई अल्टीमेटली पिताजी कमा रहे हैं, वो भी घर के लिए कमा रहे हैं, पिताजी कौन सा उड़ाते हैं, ठीक है ना। एक और फैमिली हमारी गली में, दुबे जी, दुबे। गुप्ता जी ग्रोथ कर रहे थे, दुबे जी डूबे हुए हैं। डी फॉर डिक्लाइन, डी फॉर डूबे। दुबे जी की कहानी क्या थी साहब? घर में आमदनी अठन्नी, खर्चा 2 रुपया। आमदनी अठन्नी, खर्चा 2 रुपया। अनाप शनाप मार्केट में जो नई चीज आई है उनके घर में आनी चाहिए, आईफोन 13 जो नया मार्केट में लॉन्च हुआ है वो सब उनके घर में आएगा। कार नया कुछ आया, नए फीचर्स वाली कार आई मार्केट में, उनके घर आएगी। कहां से आता है इतना पैसा? इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर। इनसे 5 लाख उधार लिए, जब ये डिमांड कर रहे हैं इनसे 6 लाख लेकर के 5 लाख इनको दे दिए, लाख खुद ने रख लिए। इन्होंने 6 लाख मांगे तो किसी से 3 लाख, किसी से 7 लाख, 4 लाख लेकर के बोले तुम्हारा कर्जा चुकाया, फिर अपना रोजी रोटी चलाई। लोगों को पोपट बनाते रहते हैं, जो पैसे चुकाने जिसको नहीं चुकाने तो उसके पैसे खा भी जाते हैं और अपनी कहानी बढ़िया चलती है, शो ऑफ की जिंदगी जीते हैं, है ना। घर में कुछ नहीं हो पर अपनी जिंदगी ऐशो आराम वाली रहनी चाहिए। हो सकता है आपकी गली में एक दो डूबे जी मिल जाए आपको, ऐसे ग्रोथ वाले भी मिलेंगे और डिक्लाइन वाले भी आपके नियर बाय में मिल जाएंगे। जो डूबे जी वाली फैमिली है वो अपने पैसे बर्बाद करी जा रही है, बर्बाद करी जा रही है, बर्बाद करी जा रही है। उनकी भी बेटे के केबीसी में फोन आया, पहला क्वेश्चन सही, लाख रुपए जीत चुके हैं। अब लाख रुपए जीतने के बाद अगले क्वेश्चन का ऑफर, बोले ना पापा ना रहने दे, लाख रुपए आ गए। डूबे जी का बेटा अपने पापा जी के पास गया, बोले पापा जी मैंने केबीसी से 1 लाख रुपए जीते, बताओ क्या करूं? पापा ने कहा मुझे दे दे, शाम को क्लब जाऊंगा, पैसे को डबल करके लेकर आऊंगा। जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग। बोले शाम को जाऊंगा, डबल करके ले आऊंगा, ट्रिपल करके ले आऊंगा। बेटे ने पापा को बोला पापा आज तक लाए हो क्या कभी? तो आज लेके आओगे? बोले बाकी तो क्लब के खर्चे में उड़ जाएगा, क्लब का खर्चा भी तो होता है, तो क्लब के खर्चे में उड़ जाएगा। बोले पैसे आप उड़ाओगे, उससे बढ़िया आप रहने दो, मैं भी आपका ही बेटा हूं, मैं चले जाता हूँ आज क्लब, कहानी खत्म। यानी बेटा भी उड़ा रहा है और पिताजी भी उस पैसे को उड़ाने में लगे हुए हैं। ऐसी फैमिली नाम के आगे सरनेम थोड़ी बदल जाएगा। अब ये तो हो नहीं सकता बेटा किसी गुप्ता जी की बेटी से शादी कर ले और सरनेम बदल ले, नहीं, संभव नहीं है। नहीं क्या है, ग्रोथ फर्म में पैसे को बचाना पिताजी भी सीखते हैं, बेटा भी सीखता है, और पैसे से पैसा सब बनाते हैं। और बेटा पिताजी को पैसे देता, बोले कंपनी तू पैसे रख, पैसे से पैसा तू मेरे से ज्यादा बना करके देगी। लेकिन डिक्लाइन फर्म में शेयर होल्डर यानी बेटा कंपनी को पैसे नहीं देना चाहता, क्योंकि कंपनी लूटने की सबसे खुद के जो हाथ लगे उतना बढ़िया, लूट सको जितना लूट। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात इस पूरे चैप्टर में अप्लाई होगी। ग्रोथ फर्म से कम लेना है, क्योंकि वहां पैसे से पैसा बनता है, और डिक्लाइन फर्म से लूट सको जितना लूट लो, तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, हमारे शेयर की वैल्यू को बढ़ाना। फिर मैं आपको कहूं, जरा समझना, एक एग्जांपल लेता हूं, बड़ा मजेदार एग्जांपल है, बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग एग्जांपल आज आपके सामने लेकर के आता हूं। मेरा फेवरेट एग्जांपल है, कुछ सिखाना चाहता हूं, सिखाएं। एक काम करिए, ये बोर्ड का जो मैटर है इसको लिखे रहने देते हैं, एक अलग से एडिशनल वर्कआउट पे चलते हैं अपन लोग। मैं एडिशनल वर्कआउट के लिए मार्कर कलर चेंज किया। इस कंपनी को आप सब जानते होंगे,
MRF लिमिटेड। MRF लिमिटेड। कुछ भी आगे जानकारी देने से पहले बताना चाहूंगा, आपने बुक्स में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े होंगे। मार्केट में आज की डेट में एक भी प्रेफरेंस शेयर्स अवेलेबल नहीं है। आज की डेट में मार्केट में एक भी प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं। फिर कहाँ है? केवल किताबों में। आप हमें शेयर खरीदना हो तो कौन सा शेयर मिलेगा? केवल इक्विटी शेयर। ये बाजार के अंदर कोई प्रेफरेंस शेयर के नाम को निशान है ही नहीं। अगर आपको शेयर्स खरीदने हैं तो आप इक्विटी शेयर खरीद सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर खरीदने का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है ही नहीं। मार्केट में चीज कहां से मिलेगी? फिर फालतू किताबों में काय को पढ़ाते हैं? ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, फालतू बढ़ा रहे हैं। एक और चीज बताना चाहूंगा, आपने शेयर की प्राइस देखी होगी, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया और 500 रुपए और 1000 रुपए देखे होंगे। ये सब प्राइजेस बेकार है। मार्केट में शेयर्स की केवल दो ही फेस वैल्यू होती है, या तो 1 रुपया या 10 रुपया, बस के अलावा कुछ हो ही नहीं सकती। केवल फालतू शेयर की प्राइस इतनी सारी बताते हैं, फालतू बताते हैं, वेस्टेज होता है। केवल शेयर की फेस वैल्यू दो ही होती है, या तो 1 रुपया या 10 रुपया, इसके अलावा कोई फेस वैल्यू आप रख ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। फालतू बढ़ाते हैं। अब मैं आपके पांव के नीचे से जमीन सरकाने वाला हूं। आप लोगों ने शेयर कितने का देखा? 10 वाला 12 में, 10 वाला 15 में, हद मार के। इतना ही तो होता है प्रीमियम। मैं आपको प्रीमियम दिखाता हूं, आओ। अपने मोबाइल पे गूगल खोलिए प्लीज, राइट नाउ, अभी के अभी अपने मोबाइल पे गूगल खोलिए। जो बच्चे इस क्लास का वीडियो देख रहे हैं, अभी राइट लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अपने अपने प्राइजेस डिफरेंस हो सकते हैं। तो गूगल खोलिए और गूगल पे लिख दीजिए MRF शेयर प्राइस। गूगल खोलिए और लिख दीजिए MRF शेयर प्राइस। MRF की शेयर की प्राइस अभी राइट नाउ जब मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं तब आ रही है 7,74150। अभी जब रिकॉर्डिंग चल रही है, शेयर मार्केट ओपन है, तो ये प्राइस अगली 1 मिनट बाद, 1.5 मिनट बाद यहाँ पर गूगल पे भी चेंज हो जाएगी, अपडेट होती रहती है। चलिए आइए, पाओ बस बंद कर दीजिए गूगल। इस प्राइस को देखने के लिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, moneycontrol.com, रियल टाइम, इंडिया टाइम्स, या फिर आप NSEindia.com, बहुत सारी साइट्स हैं जो हम शेयर मार्केट के ऊपर सेमिनार लेते हैं, तब बताते हैं, अभी सिखाएंगे। बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं। इधर आइए, आइए मैं असली चीज जो सिखाना चाहता हूँ उस पर फोकस करें। 74,150 का शेयर, 74,150। ये शेयर, ये रेट कितने शेयर के सर? रुपीस पर शेयर। एक शेयर इतना महंगा। MRF कंपनी आप सभी जानते हैं, टायर्स, ट्यूब्स एंड रबर में काम करती है। 74,150। इस शेयर को मैंने 85,000 का भी देखा है, 85,000 का भी देखा है। अभी डाउन पर है थोड़ा। सच्चाई बताऊं, इस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज। सर ये कहां से देखने को मिलेगी? आप अपने मोबाइल पे NSE इंडिया करके, अभी मत डालो, NSEindia.com, इस वेबसाइट पर जाएं या मनी कंट्रोल पे चले जाएं और शेयर की प्राइस 74,150 दिखेगी। नीचे आपको कहीं फेस वैल्यू भी दी जाएगी 10 रुपया। NSEindia.com पे ऊपर ऊपर गैट कोड लिखा आता है, वहां पे कंपनी का नाम डालना है। MRF जैसे लिखोगे तो MRF लिमिटेड ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। वहां उस पर क्लिक करेंगे तो शेयर्स की पूरी चिट्ठा निकल के आ जाएगा, डिटेल पूरी आ जाएगी अच्छे से। NSE इंडिया साइट खोल रहे हैं कुछ लोग, किसी ने खोली है? छोड़ो ना, मैं अपने यहाँ पे खोल के दिखाता हूँ आपको। नेट कनेक्टिविटी देख चेक करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है इसमें। चलिए, अपनी नेट कनेक्टिविटी नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। मैंने नेट कनेक्टिविटी का कारण अभी यहाँ नहीं दिखाया, बाकी आप NSE इंडिया जैसे डालेंगे तो NSE इंडिया पर आपके सामने ऊपर ऊपर MRF आएगा, है ना। अब सॉरी, ऊपर ऊपर आप MRF लिखिए गेट कोड में, आपके पास शेयर की प्राइस निकल के आएगी और वहां पे शेयर की फेस वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 10 रुपए। 10 वाला आपने कितने का देखा हुआ है? 12 का, 11 का, 12.5 का, हद मार के 15 का। आओ देखो, सच्चाई मैं दिखाता हूँ। गूगल तो झूठ नहीं बोलता।
बोलता है? बताऊंगा गूगल झूठ कहाँ बोलता है, कभी कभी बोलता है ना। 74,150 रुपए का शेयर खरीदना पड़ेगा आपको। मैंने एक शेयर आज खरीदा, जरा समझिएगा प्लीज, मैंने एक शेयर आज खरीदा 74,150 रुपए का, साल भर तक होल्ड किया। एक साल बाद कंपनी कहती है हम अपने शेयर होल्डर्स को 10% डिविडेंड देंगे, 10% डिविडेंड देंगे, सुनना भैया, कंपनी कह रही है हम अपने शेयर होल्डर को 10% डिविडेंड देंगे। मैंने कंपनी में कितने रुपए लगा रखे हैं, एक शेयर में 74,150 रुपए, मेरे घर पे कितने रुपए का चेक आएगा? जिन्हें सही जवाब पता है, जब मेरे से क्लास ले रखी, वो नहीं बोलेंगे। 74,150 रुपए का मैंने एक शेयर खरीदा है, 74,150 का, कंपनी कह रही है 10% डिविडेंड देंगे हम शेयर होल्डर को, मेरे घर कितने रुपए का चेक आएगा? 7415, यही तो होता है 10%। भाई 74,000 रुपीज लगा करके 7415 का चेक आ जाएगा मेरे घर? एब्सोल्युटली रॉन्ग, मेरे घर चेक आएगा 1 रुपए का, क्योंकि कंपनी जो डिविडेंड देती है वो फेस वैल्यू पे देती है फेस वैल्यू पे, मार्केट प्राइस पे कभी भी डिविडेंड मिलता ही नहीं है। लो ले लो चेक। क्या आप 74,150 लगा करके साल भर बाद 1 रुपया कमाना चाहेंगे क्या? कोई नहीं कमाना चाहेगा। यानी आपका इंटरेस्ट, फिर आपने शेयर क्यों खरीदा? आपका जो इंटरेस्ट था, आपका जो मन था, वो इस 1 रुपया कमाने के लिए नहीं था, आपका टारगेट था कि आप कमाएं सब मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन से पैसा। यानी ये 74,150 का शेयर कल 74,500 का बन जाएगा, तो आपको 350 रुपए एक दिन में कमा के देगा, और 74,000 का ही बन गया तो 150 का लॉस लगा जाएगा। पर विद इन अ डे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, जो रखना है उतने में रख करके आप इस शेयर को निकाल देंगे। लेकिन आप साल भर रख करके 1 रुपया तो कमाना चाहेंगे क्या? नहीं 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 नहीं। क्या सच्चाई समझ में आ रही है हल्की सी? ये रियलिटी है। तो अगर मैं कहूं तो कंपनी के डिविडेंड में किसी को वैसे तो नहीं होता, लेकिन कई लोग कंपनी के डिविडेंड से ही बहुत ज्यादा कमाते हैं कि डिविडेंड भी बहुत अच्छा मिलता है कई जगह। तो मैं कहना चाहूंगा कि ग्रोथ कंपनी क्या कहती है, ग्रोथ कंपनी क्या कहती है, ग्रोथ कंपनी से डिविडेंड लेना अच्छा है या नहीं लेना? डिविडेंड लेना है या नहीं लेना? नहीं लेना। डिविडेंड कम से कम लो या मत लो, ठीक है, क्योंकि इसी से हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। हम शेयर की प्राइस में इंटरेस्टेड है या मिलने वाले डिविडेंड में इंटरेस्टेड है? बताओ, फेस वैल्यू या मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू बढ़नी चाहिए, उसी में तो इंटरेस्ट आ रहा है आपको। आपको डिविडेंड में इंटरेस्ट आ रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं। तो हम शेयर की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं वैल्यू ऑफ द शेयर क्या होगी। आज हम हमारा डिविडेंड अगर कंपनी को छोड़ देता, नहीं चाहिए तुम्हारे पास, लेकिन हमारे शेयर की प्राइस कितनी बढ़ा के दोगे 6 महीने बाद, ये जरूर बता देना। अगर कंपनी ग्रोथ फर्म है तो आपके पैसे को बढ़ा के देगी। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। आज से ठीक 1 साल पहले मेरे पास टाटा मोटर्स के शेयर थे, और आपको बताता हूँ मेरे पास 62 रुपीज का शेयर था, मात्र एक 62 रुपए का शेयर था। ठीक 1 साल पहले की कहानी बोल रहा हूँ, आज से ठीक 1 साल पहले। 1 साल मतलब मैं बोलूंगा पिछले साल अगस्त में, जुलाई अगस्त की बात कर रहा हूँ, जुलाई अगस्त 2020 की बात कर रहा हूँ, है ना। तो लगभग 1.5 साल होने को आ गया। 1.5 साल पहले मेरे पास 62 रुपीज का शेयर था, इसको मैं 105 रुपए में बेच के निकल गया, बहुत अच्छी क्वांटिटी थी मेरे पास। आज ये शेयर 600 रुपए का है, 600, 10 गुना पैसा बढ़ाया 1 साल में, 10 गुना। अगर 3 लाख लगा रखते तो रखे होते तो कितने बन जाते? 30 लाख बन जाते। कोई कंपनी इतना रिटर्न दे ही नहीं सकती। ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, वो तो वहां तो जुआ चलता है, क्रिप्टो के अंदर तो जुआ चलता है। ये तो प्रॉपर शेयर मार्केट है, और सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनियों में काउंट होती है। रिलायंस से ज्यादा फेथ है टाटा पर शेयर्स में के मामले में, तो रिलायंस तो कभी झोल कर देती कई बार, टाटा झोल नहीं करती। मेरे पास 62 का था। अगर आप टाटा को वहां पे डालोगे एनएससी इंडिया में, तो एनएससी इंडिया में यहाँ पे आपने टाटा मोटर्स लिखा, वहीं के अंदर नीचे लिखा आएगा पिछले लास्ट 52 वीक्स में सबसे लो कितना गया और सबसे हाई कितना गया शेयर। अभी अपने टॉप पे चल रहा है 600 रुपए के आसपास, और ये मैंने 62 का खरीद के 105 में छोटे प्रॉफिट में अपन निकल लिए। दुख होता है क्यों निकल लिए, नहीं निकलना चाहिए था। नहीं, जिस शेयर को हम बेचते हैं वही बढ़ता है, जिसको रख के बैठे वो नीचे गिरता रहता है। शेयर मार्केट की कहानी है, सिखाएंगे आपको डिटेल में। तो डिविडेंड कम से कम लेना चाहिए ग्रोथ कंपनी के अंदर, और पैसे को छोड़ के चलना चाहिए, क्योंकि वो पैसे को मल्टीपल में बढ़ा के देती है। मैंने आपको एग्जांपल बताया, टाटा मोटर्स मेरे ऊपर बीती हुई कहानी है ना। डिक्लाइन कंपनी जो बर्बाद हो रही है, पेटीएम। आपने आईपीओ लगाया,
आपके पैसे को बर्बाद करके रख दिया। वो रेट कभी आने वाली है ही नहीं, बहुत लंबा टाइम लगाएगी, आएगी नहीं कभी वो रेट। तो डिक्लाइन कंपनी से जितना ज्यादा लूट सकते हो उतना ले लो, मैक्सिमम डिविडेंड ले लेना चाहिए, जितना ले सकते हो। कांस्टेंट कंपनी के बारे में डिटेल में बात बाद में करेंगे। मैं अभी तक की इतनी बड़ी रामायण महाभारत जो मैंने आपको सुनाई है उससे क्या प्रूव करना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं ग्रोथ कंपनी से डिविडेंड जितना ले सकते हो उतना मत लेना। छोड़ के चलना, जितना छोड़ के चलोगे उतना आपको कमा करके देगी। आपके मम्मा पापा ग्रोथ फर्म है। ओ तेरी, कहां चले गए आप? मम्मा पे जा रहे हो? हाँ माँ बाप पे जा रहा हूँ। आपके मम्मा पापा ग्रोथ पर में, तभी तो आपके बर्थडे वाले दिन आपने 1000 रुपए की डिमांड करी, बोले दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, नहीं है, मम्मा ने आपको 50,000 की गोल्ड चेन पकड़ा दी। पार्टी के लिए 1000 रुपए नहीं दिए गए आपसे, क्योंकि वो उन दोस्तों पे लगाए जा रहे हैं जो टेम्परेरी साथी है। मेरी राय में अगर माने तो दोस्त कुछ होते ही नहीं है, जस्ट टेम्परेरी कलीग्स होते हैं। कलीग और दोस्त में अंतर होता है। दोस्त कोई एक हो सकता है, ये जो आप 15 की फौज साथ लेके चलते हो ना, ये सारे कलीग्स हैं। सच्चाई है। मांग के देखना कभी 5,000 रुपए, औकात के अकॉर्डिंग मांग लेना, 2,000 मांग लेना, ये टेम्परेरी साथी है। आपने 1000 रुपए मांगे, मम्मा ने आपको 50,000 की गोल्ड चेन पकड़ा दी, मम्मा से बात नहीं बनी, पापा से डिमांड करी, पापा ने 50,000 की एफडी पकड़ा दी, क्योंकि दोनों के दोनों ग्रोथ में जानते हैं ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहां पैसे से पैसा बनेगा और आपका फ्यूचर बनेगा, आपके काम आएगी। और ये दोस्त काम आने वाले नहीं है, इनके पास 1000 क्या 500 रुपए लगाना भी बेकार है। तो मम्मा पापा 1000 और 500 रुपए नहीं दे रहे, 50,000 रुपए की दोनों ने, एक ने एफडी एक ने गोल्ड की चेन पकड़ा दी। वो ग्रोथ पर में वो जानते हैं पैसा जितना मल्टीपल में कन्वर्ट करो उतना बढ़िया है। तो आपको भी 1000 रुपए ना लेकर के उनके पास छोड़ने चाहिए। जितना पैसा उनके पास छोड़ोगे मल्टीपल में कन्वर्ट होगा। वरना हमारे माँ बाप के हमारे से महंगा मोबाइल नहीं खरीद सकते। आपके पास महंगा मोबाइल है, हमारे मम्मा पापा के पास महंगा मोबाइल नहीं है। आपके पास व्हीकल अच्छा है, उनके पास वो व्हीकल नहीं है। आपकी ड्रेसिंग अलमीरा सब मम्मा से ज्यादा है, आपकी एसेसरीज आपके मम्मा पापा से ज्यादा है। क्यों है साहब? क्या हम आप पैसा देने वाले वो है तो क्या वो खुद मेंटेन नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बट वो ग्रोथ पर वो जानते हैं पैसा जितना बचा के रखेंगे इन बच्चों का भविष्य उतना ही उज्जवल होगा। ये पैसा अल्टीमेटली इन्हीं के काम आने वाला है। आज से कुछ समय बाद इनकी शादियां करनी है, इनके लिए घर बना के रखना है, इनके लिए फंडिंग रखनी है, इनका बिजनेस स्टार्ट करवाना है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा? जानते हैं उन्होंने ठोकरें खाई हैं। उन्होंने एफएम पढ़ी है क्या? आपके मम्मा पापा ने कभी एफएम नहीं पढ़ी। सर आप प्रवचन दे रहे हो जी, पहली पहली क्लास है, मुझे प्रवचन देना पड़ता है, बेस तैयार करना पड़ता है, मैं भूमिका बना रहा हूँ, वरना अदरवाइज मैं बच्चों इलस्ट्रेशन निकालो, क्वेश्चन निकालो, कंसेप्ट फॉर्मूलास लड़ते रहेंगे। वो तो अपने को पूरे वीक ही करना है, पूरे चैप्टर में करना है। बट पहले पहले दिन बेस बनाना है। आपके मम्मा पापा ने हो सकता है कॉमर्स नहीं पढ़ी हो, साइंस या आर्ट्स से हो, या फिर हो सकता है पढ़े लिखे ही नहीं हो, कुछ भी। मेरी मम्मा 11th पढ़ी हुई है, पर पैसे के मामले में और बार्गेनिंग के मामले में कोई किस मात ही नहीं दे सकता कोई उनको। मैं तो ब्रिलियंट मानता हूँ। मैंने कई बार मकान खरीदे अल्टीमेट फाइनल डील पे, और पैसे की बार्गेनिंग के लिए मम्मा को बिठाता हूँ ये रही सीट पे, यार यही जो डिसीजन करेंगे वो फाइनल है। मैं तो कट के आऊंगा वहां पे। सामने वाले ने बोले 70 लाख, मैं बोलूंगा 67 लाख, मेरी मम्मा 62 में बात करेगी और 65 में सौदा करा जाएगी अल्टीमेटली। और उसमें भी बेनिफिट्स ले लेगी सामने वाले से, ये बेनिफिट ये बेनिफिट ये बेनिफिट ये बेनिफिट। अल्टीमेटली 3-4 लाख 70 लाख में बचना बहुत बड़ी बात होती है। केवल 15 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की एक मीटिंग, वो क्या लगा? सुबह से शाम तक मेहनत करके 500 रुपए कमाएंगे, 15 मिनट में 5 लाख कमा लिए। लेकिन उनमें वो ब्रिलियंसी है। वो ब्रिलियंसी उनमें कहां से आई? उन्होंने ठोकर खा के सीखा है। किताबी ज्ञान सब कुछ नहीं होता। टॉपिक पर आएंगे वापस। इस चैप्टर में हमें शेयर की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा इंटरेस्ट शेयर की वैल्यू बढ़नी चाहिए। डिविडेंड चाहिए क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, इससे तो लूट लेंगे सर, इसको छोड़ेंगे ही नहीं, और इससे छोड़ के चलेंगे। अगर आपके मम्मा पापा पैसे उड़ाने वाले हो तो फिर आप भी उड़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो आपको चला कर दे देंगे, बोले ले ले बेटा ऐश कर, कोई दिक्कत नहीं, एक ही तो बेटा है। कैसे भी बोल के छोड़ सकते हैं हम आपको। लेकिन जिन्हें पढ़ाना है, जिन्हें अपनी ग्रोथ करवानी है, वो अपने तरीके से करते हैं। टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, टॉपिक की एंड में एंट्री मारते हैं। प्लीज लिखना शुरू करें, नया पेज लीजिएगा, वहां से लिखना शुरू करें और यहां तक कवर अप करें प्लीज, फास्ट जल्दी से। हम सेकंड ईयर ईएफएम सेकंड, एमआर अग्रवाल बुक चाहिए, गरिमा पब्लिकेशन की। डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर का नाम है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा, यूनिट नंबर 5 से है। लिखना शुरू करें प्लीज। लिखना शुरू करें।
इसको भेजना बात नहीं बात कराओ ओबीएस देख नोट कर लीजिए थोड़ा फास्ट नोट करें प्लीज डिजाइनिंग में समय बर्बाद ना करें मेरी गाइडलाइन है क्लास के अंदर रफ कॉपी में लिखा करो घर पे जाके उसको फिर किया करो अच्छे से स्पीड बनेगी और पढ़ने पे दिमाग भी लगेगा और रिवाइजेशन भी हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए यहाँ तक सारी क्लासेस आपके लिए एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल होगी चलिए मैं अपना एरिया शुरू करता हूँ हमें इस चैप्टर में निकालनी है वैल्यू ऑफ द शेयर शेयर की प्राइस और शेयर की प्राइस ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए हम तो ज्यादा में इंटरेस्टेड होंगे शेयर की प्राइस निकालने के लिए यहाँ पर 3 मेथड्स हैं आइए मेथड्स के नाम लिखते हैं नंबर 1 वॉल्टर मेथड वॉल्टर मेथड वॉल्टर ये कैसा नाम है जो भाई साहब अपना मेथड को बना के गए वो अपना नाम से ही मेथड बना गए अंग्रेज चले गए मेथड छोड़ गए हमारे लिए पढ़ने को अब पढ़ते रहो जैसे गुप्ता जी अपने मकान का नाम गुप्ता सदन रखते हैं ऐसे वॉल्टर ने फॉर्मूले का नाम ही रख दिया वॉल्टर गॉर्डन लिखते गार्डन है प्रोनाउंस गॉर्डन होता है तीसरा और आखिरी एमएम एमएम मेथड मोदी गिलानी मिलर मोदी गिलियानी मिलर मेथड मोदी गिलियानी मिलर मेथड वॉल्टर गॉर्डन और मोदी गिलियानी मिलर मोदी गिलानी और मिलर दो अलग अलग बंदे हैं दोनों ने मिलकर के साथ में टीम बनाकर ये काम कर लिया अपने को उससे क्या है अपने को तो फॉर्मूला पता होना चाहिए आइए शुरुआत करते हैं वॉल्टर मेथड की सर क्या मेथड का नाम क्वेश्चन में लिखा होगा जी हाँ हमेशा मेथड का नाम क्वेश्चन में लिखा होगा पता होगा आपको हेडिंग डालिए वॉल्टर मेथड वॉल्टर मेथड फॉर्मूला आ रहा है P इक्वल्स टू D अपॉन के के कैपिटल है E स्मॉल है और थोड़ा नीचे सरकाया हुआ है प्लस डिवाइड बाय ऊपर एक डिवाइड बाय और आएगा R ब्रैकेट में E माइनस D अपॉन के और होल अपॉन के R स्मॉल लेटर्स है E और D कैपिटल लेटर्स में है के में के कैपिटल है E स्मॉल है और E स्मॉल के साथ नीचे भी किया हुआ है तो स्मॉल और कैपिटल लेटर्स को फॉलो करिएगा इस फॉर्मूले का ढंग से घूरिए घूरिए क्योंकि आपको घूरना भी और कमेंट भी मारना है जी हाँ घूरना भी और कमेंट भी मारना है दोनों चीजें सिखाऊंगा इस फॉर्मूले को घूरा तो इस फॉर्मूले में मुझे 3 बार डिवाइड बाय से दिख रहा है देखिए ढंग से देखिए प्लीज 3 बार डिवाइड बाय और तीनों डिवाइड बाय में डिनोमिनेटर में कौन है डिनोमिनेटर में यानी नीचे के ई होती क्या है के ई अभी बताएंगे इस पूरे फॉर्मूला को मैं एक बॉक्स में पैक कर लेता हूं मैंने बॉक्स में पैक किया यहां पे P शब्द का मतलब प्राइस ऑफ द शेयर यानी वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइस यानी मार्केट प्राइस और आप कह सकते हैं वैल्यू ऑफ द शेयर P बोले तो प्राइस मार्केट प्राइस या वैल्यू ऑफ द शेयर D बोले तो
DPS, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर। ई बोले तो EPS, अर्निंग पर शेयर। आर, रेट ऑफ रिटर्न, कमाने की दर, रेट ऑफ रिटर्न कमाने की दर। इसे एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं, एक्चुअल कैपिटलाइजेशन रेट। KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिस्काउंट रेट, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट, अलग अलग नाम है इसके। और भी कई नाम हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिस्काउंट रेट, नॉर्मल कैपिटलाइजेशन रेट, अलग अलग नाम इसके हो सकते हैं। नोट कर लीजिए प्लीज। कभी आप के डन। अब यहाँ पर हल्के से चीजों को समझना शुरू करते हैं कि केई रियल में क्या बीमारी है। बाकी चीजें तो फिर भी समझ में आ जाएगी आपको, बाकी मैं डिस्कस सब पे कर रहा हूँ, लेकिन कि केई रियल में एक्चुअली में इशू क्या है इस केई के साथ। केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, एक बिजनेस में या किसी मार्केट में हम जब पैसा लगाते हैं, कहीं भी पैसा लगाओ तो वहां की कोई ना कोई लागत आती है साहब। जैसे आप कोचिंग में अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी कोई कॉस्ट आएगी। कैसी कॉस्ट आएगी? ट्यूशन की फीस देनी है, नोटबुक खर्च होगी, बुक्स भी लानी पड़ेगी, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, कोई सॉल्ट पेपर लाने पड़ेंगे, पेट्रोल या आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, कहीं भूख लग गई तो खाने पीने का खर्चा भी होगा। फिर कोचिंग वाले कभी ना कभी कहीं बाहर घुमाने फिराने लेके जाने तो उसके भी खर्चे करने पड़ते हैं। और फ्रेंड सर्किल बन गया तो कहना ही क्या, हो सकता है बहुत फायदा हो जाए, हो सकता है बहुत नुकसान हो जाए, अलग अलग अपने अपने उद्देश्य। तो आपको वहां पे जो टोटल कॉस्ट लग रही है उसकी कॉस्ट का एक परसेंटेज होता है, दैट इज के ई, कितना लगेगा, वहां से कितना मिलेगा, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न, कमाने की दर। हमेशा आर ज्यादा होनी चाहिए और के ई कम होनी चाहिए। अजी आर एक इनकम है, कमाने की दर है, और के ई कॉस्ट है। बताइए, इनकम ज्यादा होनी चाहिए, कॉस्ट, आर ज्यादा होनी चाहिए और के ई कम होनी चाहिए, हमेशा चाहिए। अगर सीन उल्टा है तो आप डिक्लाइन फर्म है, यानी ग्रोथ फर्म जहां भी आपने लिख रखा था उसके नीचे लिख दीजिए आर ज्यादा होना चाहिए के ई से। ग्रोथ फर्म जहां लिखा था वहां लिख देना आर ग्रेटर देन के ई, ग्रोथ के नीचे एक लाइन में लिख दीजिए। डिक्लाइन के नीचे लिख दीजिए आर लेस देन के ई। ओ तेरी, आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा है, आर कम है और के ई ज्यादा है। तो आर कमाने की दर है, कमाई कम है इनकी। फर्म पे लिखना आर बरोबर है किसके, के ई के। कांस्टेंट फर्म पे लिखना आर बरोबर है किसके, के ई के। डन, कंटिन्यू करें। सर ये डीपीएस और ईपीएस क्या होती है? एक कंपनी जितना कमाती है उसमें से कुछ परसेंटेज बांट देती है। मेरे पिताजी की अर्निंग 100 रुपए, उसमें से वो डिविडेंड पे आउट कर देता है। डिविडेंड पे आउट मतलब डिविडेंड बांटना, 30%, यानी कितना देते हैं, मुझे डिविडेंड देना 30 रुपया। हमेशा अर्निंग ज्यादा होगी और डिविडेंड कम होगा। बरोबर भी हो सकता है, उससे ज्यादा कभी भी, जितना कमाएंगे उससे ज्यादा कैसे बांट सकते हैं। तो अर्निंग हमेशा ज्यादा होती है और डिविडेंड उससे कम होता है हमेशा। प्राइस ऑफ द शेयर, वैल्यू ऑफ द शेयर, इसके ऊपर तो तेजी से बात ही कर रहे थे। आज पहला पहला दिन है, हमने ज्यादा चीजें इसके अंदर देखी नहीं है, इतना ही आज की क्लास में हम देख रहे हैं। हम कल की क्लास में इसके क्वेश्चंस पे, इलस्ट्रेशन पे मूव करेंगे। कल की क्लास में बुक की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कोई कंफ्यूजन आता है तो मेरे फोन नंबर 9983912345 पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं, और 9983712345 पे कॉल कर सकते हैं।
रिसेप्शन आपकी पूरी मदद करेगा। मेरे से बात करना हो शाम को 6 बजे बाद बात करें, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा यूनिवर्सिटी कॉलेज रिगार्डिंग कोई भी बात हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।